नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर यूपीपीसीएल का है और 20 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर है। और इस पेपर के दोस्तों सॉल्यूशन में 95 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। टेक्निकल ट्रेड थ्योरी के जो 150 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 95 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपने वो 95 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आप उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए क्वेश्चन के आंसर इसमें साथ में दिए हुए आते हैं, लेकिन हम प्रत्येक क्वेश्चन को कारण सहित जानने का प्रयास करेंगे कि ये इसका उत्तर क्यों आया, कैसे आया। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में भी काफ़ी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सवालों से। सवाल नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली एक्साइटेशन के साथ 150 किलोमीटर की लाइन जो होती है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन को 3 तरह से डिसाइड किया जाता है: शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। 50 किलोमीटर तक जो होता है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आता है और इस लाइन में धारिता को नगण्य माना जाता है, कैपेसिटेंस नहीं माना जाता। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो 50 किलोमीटर से अधिक और 150 किलोमीटर तक मानी जाती है, जबकि 150 किलोमीटर से अधिक जो भी होता है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन में माना जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अगला सवाल है कि वर्ग एच के लिए इंसुलेशन सामग्री का मैक्सिमम तापमान कितना होता है। दोस्तों एचालकों की एक टेबल होती है जिसमें YAEBFHC इस तरह से टेम्परेचर चलता है। उम्मीद है आप सभी को वो याद होगी। 180 डिग्री होता है एच कैटेगरी का, 180 डिग्री होता है ना, ये आप सभी का सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। और सवाल पूछा कि किसी परिपथ में पावर फैक्टर किसके बराबर होगा। तो दोस्तों पावर फैक्टर किलोवाट और केवीए का अनुपात होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और दूसरा अगर अपन देखें तो गलतियां कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति का नहीं, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है, ये भी सही हो जाता। चालकता और आग्राही का, यानी ये कह रहा है G/B का नहीं, G/Y का अनुपात होता है। और प्रतिरोध और प्रतिघात यानी R/X का लिख दिया, नहीं R/Z का होता है। यानी पावर फैक्टर के बारे में किलोवाट बटे केवीए, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, चालकता बटे एडमिटेंस और प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस, चारों याद रखिएगा। आगे सवाल पूछा कि चित्र में दर्शाई गई डीसी मशीन कौन सी है। देखो भाई, लॉन्ग शंट कहलाएगी। कंपाउंड तो है ही, ये कन्फर्म हो गया ना। और लॉन्ग शंट है, ये भी कन्फर्म है। और देखो करंट की डायरेक्शन देखो अंदर की तरफ दिखाई है, इसका मतलब मोटर है, ये भी कन्फर्म हो गया। यानी लॉन्ग शंट मोटर है, डी उत्तर हो जाएगा, है ना। लॉन्ग शंट जनरेटर हो नहीं सकता क्योंकि करंट की दिशा देखो, अगर करंट की दिशा बाहर होती ना तो लॉन्ग शंट जनरेटर हो जाता। अब करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो लॉन्ग शंट मोटर हो गया, है ना। सबसे पहले तो ये पहचान करो कि लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है। कैसे पता लगा? देखो ये शंट फील्ड है और ये दोनों के पैरेलल में जुड़ी हुई है, इसलिए लॉन्ग शंट है। अगर यही वाला शंट फील्ड आपका यहाँ जुड़ा रहता ना, इस जगह पर इतनी दूरी से ऐसे, तो वो शॉर्ट शंट कहलाता, तो लॉन्ग शंट है। और करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है तो ये हो गया आपका मोटर का निशान। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि 4 पोल मशीन में जहाँ 40 स्लॉट है प्रत्येक पोल के अंतर्गत, ठीक है, 4 पोल है, 40 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में चित्र में दर्शित के अनुसार चालक है। तो कितने चालक दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। एक स्लॉट में 4 चालक है दोस्तों। टोटल स्लॉट कितने हैं? 40। चालक कितने बने? 160 चालक। किस में? एक पोल में। अब पोल कितने हैं? 4, तो 160 को 4 से और कर दो, टोटल कंडक्टर कितने हो गए? 640। सी उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों क्वेश्चन। तो आगे सवाल पूछा कि 600 केवीए और 250 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, अगर उसे 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करें तो केवी कितना होगा। दोस्तों फ्रीक्वेंसी घटने के साथ केवीए रेटिंग उसी अनुपात में घटती है, रेखिक अनुपात में घटती है, ध्यान रखें। फ्रीक्वेंसी 1/5 हुई तो केवीए रेटिंग भी 1/5 हो गया। उत्तर हो गया हमारा ए, 120 केवीए।
अगला सवाल दोस्तों ईएलसीबी के बारे में दिया। ईएलसीबी दो प्रकार की होती है, एक वोल्टेज चालित और एक करंट चालित। जो करंट चालित होती है दोस्तों उसको आरसीसीबी भी बोला जाता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और वो ईएलसीबी की अपेक्षा ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ध्यान रखें। ठीक है, अब सवाल पूछा कि इनमें से कौन सा इनके बारे में गलत है। देखो वोल्टेज चालित ईएलसीबी जो होती है ना वो थोड़ी सी कम सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो जब इसके पैरामीटर आप देखते हैं तो बाकी सभी सही है। मैं डी का एक्सप्लेन करता हूँ पहले क्या हुआ कि ईएलसीबी जो है ना फॉल्ट के प्रति बहुत संवेदनशील है। नहीं, ये गलत हो गया। तो कई बार बिना किसी कारण के ट्रिप हो जाती है। ये नहीं, ये ईएलसीबी नहीं, ये आरसीसीबी करती है ऐसा। यानी करंट वाली जो ईएलसीबी है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो कई बार बिना किसी कारण के ट्रिप हो जाती है, इसलिए फालतू में परेशान कर दिया, बिना किसी फॉल्ट के ही आया। ईएलसीबी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, इसलिए वो तभी ऑपरेट होती है जब फॉल्ट आता है। बाकी इसकी सभी विशेषताएं हैं, आप उसको पढ़ें, आपको समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे देखो कि आरसीसीबी मानक तरंगों के ठीक काम करते हैं, लेकिन वो डीसी में काम करने की गारंटी नहीं देते। ठीक है, इसी तरह से ये सारी बातें इनके लिए लिखी हुई है। बस आपको डी उत्तर समझना था कि डी उत्तर क्यों आया। आरसीसीबी जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये ध्यान रखें, इसलिए वो कई बार बिना किसी फॉल्ट के ट्रिप होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रत्येक पोल में 80 चालक हैं, 8 पोल की डीसी मशीन है, पोल पिच की गणना करो। दोस्तों ध्यान रखें, पोल पिच जो होती है ना ये पर पोल स्लॉट या पर पोल कंडक्टर के सापेक्ष होती है। यानी प्रति पोल चालकों का मान कितना है या प्रति पोल स्लॉट का मान कितना है, उसी का नाम पोल पिच होता है। हमें स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रत्येक पोल में 80 चालक है, तो पोल पिच का मान भी कितना आएगा, 80 ही आएगा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला सवाल है स्टार संयोजित 3 फेज मोटर 15 एम्पीयर लाइन करंट लेती है, यदि डेल्टा में संयोजित करेंगे तो कितना होगा। दोस्तों इसका ये उत्तर बिल्कुल गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में लाइन करंट 3 गुना अधिक हो जाती है, इसलिए 15 एम्पीयर वाले का करंट जो है वो 45 एम्पीयर आएगा। इसका तो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो डाल दूंगा, कभी प्रूफ दे दूंगा। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में करंट 3 गुना अधिक होता है, ध्यान रखें। अगला सवाल है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओवरहेड लाइन की तुलना में अंडरग्राउंड लाइन जो है उसकी प्रारंभिक लागत कम होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। अंडरग्राउंड केबल की स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, दोस्तों ध्यान रखें। और दूसरा लिख दिया कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो कम्युनिकेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, तो ये भी गलत है। दोनों को क्या किया इसने, उल्टा लिख दिया। ओवरहेड की अपेक्षा अंडरग्राउंड की स्टार्टिंग कॉस्ट अधिक होती है और ओवरहेड लाइन जो टेलीकम्युनिकेशन होता है उसमें इंटरफेरेंस प्रदान करता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत होगा। दोनों पर आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छे स्टेटमेंट है दोस्तों, ध्यान रखें। अंडरग्राउंड केबल जो है ना वो रेडियो हस्तक्षेप से मुक्त होती है, वो कोई इंटरफेरेंस प्रदान नहीं करता, और जो ओवरहेड लाइन है उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट कम होती है। अगला हमारा सवाल है प्रदीप्ति व्युत्पन्न वर्ग नियम के अनुसार जो अगर दूरी d है तो प्रदीप्ति कैसी होगी। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, हम सब जानते हैं, है ना। सतह पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति जो है वो सतह और प्रकाश सोर्स के बीच दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/d² हो जाएगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इनफाइनाइट बस कौन सी होती है। अनंत बस बार वो होती है जिसमें वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों कांस्टेंट रहते हो, दोनों स्थिर रहते हो। ये सवाल तो मैंने पहले भी आपको कई बार करवाए हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यदि किसी तार के क्रॉस सेक्शन एरिया में 20% कमी करें और लंबाई में 20% की वृद्धि करें तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया 20% कम करने से रेजिस्टेंस 20% बढ़ेगा और लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर और 20% की वृद्धि हो जाएगी, यानी लगभग उसके पूर्वानुमान में 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो लगभग उसकी वैल्यू 1.5 गुना हो जाएगी। 1.5 R इसका उत्तर हो जाएगा। शॉर्ट कॉइल की जांच करनी है, मोटर के इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए उपयोग करना है, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करेंगे। शॉर्ट कॉइल की जांच करने के लिए देखो ग्राउलर का उपयोग होगा। वैसे देखो पेन स्टॉक हाइडल का पार्ट है। कम्यूटेटर जो है वो तो जनरेटर का पार्ट है, और सिंक्रोस्कोप जो है ये अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजेशन जांच करने के काम आता है। तो ऑप्शन ए की है अपने पास, ग्राउलर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है एक अव उत्तेजित तुल्यकालिक जनरेटर। अव उत्तेजित का मतलब है अंडर एक्साइटेड, तुल्यकालिक जनरेटर का मतलब है सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर।
तो दोस्तों याद रखें, अल्टरनेटर में जो एक्साइटेशन होती है वो सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटेशन के ठीक विपरीत होती है। तो अंडर एक्साइटेड जनरेटर जो होगा वो लीडिंग यानी रिएक्टिव पावर प्रदान करेगा और लीडिंग पावर फैक्टर पर वो काम करेगा। अगर यही अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती यानी तुल्यकाली मोटर लिखा हुआ होता ना, तो इसका आता पश्चगामी जो है वो आपूर्ति करता है और पश्चगामी शक्ति गुणक पर कार्य करता है, यानी उस समय फिर बी उत्तर कर देते। मोटर होती तब, ये ध्यान रखें, या फिर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर होता तब इसका बी उत्तर आता। यानी सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपको दोनों में से किसी एक का एक्साइटेशन याद रखना है। अगला सवाल है कि अर्थ इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रोड की लंबाई और व्यास को बढ़ाएं, इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का उपयोग करें और इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी में सल्फेट के साथ उपचार करें। अर्थ प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? तो तीनों विधियां सही है, क्योंकि अगर प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो एक तरह से वो ज़्यादा ज़मीन के साथ संपर्क में रहेगा। कई छड़ें होगी उनको पैरेलल में जोड़ देंगे और आसपास की मिट्टी जो है उसमें केमिकल रिएक्शन से अपन करेंगे तो अर्थ प्रतिरोध कम हो जाता है। तीनों ऑप्शन सही है। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट की लोकेशन पता करने के लिए दो तरह के टेस्ट उपयोग में लेते हैं भाई। एक का नाम है मुर्रे लूप परीक्षण, मुर्रे लूप टेस्ट, और दूसरे का नाम है वार्ले लूप टेस्ट। दोस्तों आपसे निवेदन है दोनों को याद रखें, ठीक है। केल्विन जो है इसकी तो ब्रिज विधि होती है जो रेजिस्टेंस मापने के काम आती है। व्हीट स्टोन भी ब्रिज रेजिस्टेंस मापने के काम आता है। और पेल्टियर जो है ये प्रभाव होता है, सीबेक प्रभाव का विलोम होता है। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में स्टेटमेंट देखना था कि जो रोटर चालक होते हैं वो एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट होते हैं। लेकिन स्क्विरल केज में बाहरी प्रतिरोध का परिवर्तन उद्देश्य घूर्णन परिपथ में जोड़ना है, तो हम स्क्विरल केज मोटर में बाहरी सर्किट से कोई रियोस्टेट कनेक्ट नहीं करते हैं। रियोस्टेट जो है वो स्लिप रिंग मोटर में लगाया जाता है। इसलिए ए तो सही है और बी गलत स्टेटमेंट है। उत्तर हमारा बी सही रहेगा। अगला सवाल है कि आपको एक फेजर डायग्राम दिखाया है जहां वी टर्मिनल वोल्टेज है और ई एफ एक्साइटेशन वोल्टेज है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक्साइटेशन वोल्टेज जो है वो टर्मिनल वोल्टेज से कम है, यानी बैक ईएमएफ बोल सकते हो आप इसको, और वो वीटी यानी टर्मिनल वोल्टेज से कम है। तो ऐसा अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर में होता है। बी उत्तर हो जाएगा। अब उत्तेजित तुल्यकाली मोटर इसका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर है जो अंडर एक्साइटेड वाली है। डीसी मशीन में हानियां हैं उन पर विचार करना है। लोहे हानि में एडी करंट और स्ट्रेसिस आती है, ये बिल्कुल सही है। यांत्रिक हानियों में घर्षण और वायु आती है, ये सही है। और स्ट्रे लॉस में मैकेनिकल और आयरन लॉस आता है, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही है। तीनों हानियां डीसी मशीन में सही तरीके से हमें समझाया गया है। यांत्रिक भार के अतिरिक्त सिंक्रोनस मोटर का क्या उपयोग है? तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी हम काम में लेते हैं। यांत्रिक भार के साथ साथ मोटर पावर फैक्टर सुधारने का काम भी करती है। मोटर के साथ डीसी ड्राइव क्यों संयोजित किया जाता है, ये सवाल पूछा। तो डीसी ड्राइव जो होता है उसमें आजकल चॉपर सर्किट लगे रहते हैं जो डीसी को स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, जिससे हम मोटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं। यानी वो वेरिएबल डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हैं मोटर को डिज़ायरेबल स्पीड पर चलाने के लिए। एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां हमें 30 वोल्ट की ज़रूरत है। सीरीज में कितने शुष्क सेल लगाएंगे? देखो 30 वोल्ट की आवश्यकता है और एक ड्राई सेल जो होता है उसकी वोल्टेज 1.5 होती है। इसमें जब आप भाग देंगे तो उत्तर आएगा 20 सेल, यानी 20 ड्राई सेल सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें 30 वोल्ट मिल जाएंगे। हमारा वो एप्लीकेशन जो है वो उसके लिए पर्याप्त रहेगा। सेचुरेशन को नगण्य मानते हुए डीसी सीरीज मोटर में करंट 10 एम्पीयर से बढ़ाकर 14 एम्पीयर कर दी जाती है। जब सेचुरेशन को नगण्य माना जाता है तो ध्यान रखना टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती बदलता है।
ठीक है दोस्तों। 10 का वर्ग अगर आप करते हैं तो 100 आएगा, और 14 का वर्ग आप करते हैं तो 196 आएगा। यानी पहले 100 था तो अब 196 हो गया। कुल मिलाकर ये हो गया कि 1.96 गुना जो है वो बढ़ गया। 96% की वृद्धि होगी, आप ये बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि ओवरऑल 196 हो गया, या फिर पहले की अपेक्षा 1.96 गुना अधिक हो गया। 200 वोल्ट शंट जनरेटर 20 एम्पियर की लाइन धारा लेता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम और फील्ड का प्रतिरोध 100 ओम है। तो बताइए इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो, दक्षता होती है आउटपुट और इनपुट का अनुपात। ठीक है, आउटपुट हो जाएगी V इंटू आई से। कौन सा? VT इंटू IL। टर्मिनल पर 200 वोल्ट मिल रहे हैं, 20 एम्पियर की धारा है। आउटपुट पावर कितनी हो गई? 4000। लेकिन इनपुट जो है वो E इंटू IA से होती है, यानी प्रेरित EMF और आर्मेचर करंट से होती है। दोनों ही नहीं दिए गए। सबसे पहले आर्मेचर करंट निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग। लोड करंट 20 एम्पीयर दिया हुआ है लेकिन शंट फील्ड करंट नहीं दिया हुआ। इसके लिए फॉर्मूला होता है V/RSH। वोल्टेज है 200, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है 100 ओम। उत्तर कितना आया? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर उत्तर ये आया, 20 एम्पियर ये था। आर्मेचर करंट हो गई 22 एम्पियर। समझ रहे हैं? 22 एम्पियर है, 1 ओम का प्रतिरोध है। इसका मतलब आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कितने हुए? 22 वोल्ट। तो EMF कितना हो गया? 222, और करंट कितनी है? 22। ये आएगा 4884। उत्तर होगा 4000/4884, यानी आउटपुट बटे इनपुट। ये उसकी दक्षता रहेगी। 3-4 काम करने थे दोस्तों इसमें। मैक्सवेल के कोर्क स्क्रू नियम का उपयोग करना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमने एक चाप बनाकर दिखाया है। धारा की दिशा बताइए कैसी है। देखो, पहला तो ये स्क्रू है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ना, वो इस तरह से बन रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, कोर्क स्क्रू नियम का मतलब हो गया, आप इसको इस तरह से देखें कि चुंबकीय क्षेत्र की घुमाव दिशा के सापेक्ष है। ठीक है ना दोस्तों? तो आप इसको अंगूठे के नियम से भी देख सकते हैं। जब धारा चालक में ऊपर की तरफ आएगी ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होती है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि इस स्क्रू में करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। इसी तरह से जो बी स्क्रू दिखाया है ना, देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन एक तरह से क्लॉकवाइज दिखाई है। ठीक है, और ये तब होती है जब करंट जो है आपका इससे एक तरफ से, ये मान लीजिए कि आ रहा हो सामने की तरफ। ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इस तरह से दर्शाया है इसने। तो जो ए है उसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है, और बी जो है उसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है दोस्तों? और अगला सवाल है कि सिंक्रोनस स्पीड जो है वो N1 से दर्शाई जाती है, और रोटर की जो गति है वो N2 से दर्शाई है। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? देखो, सापेक्ष गति स्लिप को ही बोलते हैं, और स्लिप जो है वो सिंक्रोनस गति और रोटर गति के अंतर के बराबर होती है। सिंक्रोनस गति N1 से और रोटर गति N2 से दर्शाई है, इसलिए N1 माइनस N2 इसका उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है कि पावरफुल लाइटिंग प्रोजेक्शन के साथ एक एरिया है जिसको हमने प्रकाशित किया है, तो इसको फ्लड लाइटिंग बोलते हैं। जैसे स्टेडियम में आप देखते होंगे ना, फ्लड लाइट बोलते हैं इसको, द्रवित प्रकाश जो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। निम्न में से कौन सा परमाणु रिएक्टर ईंधन के रूप में उपयोग में नहीं लेते? परमाणुओं में ईंधन के रूप में हम जो काम में लेते हैं वो है प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम। ये 3 सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। तो बोरोन जो है इसका कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है ना? बोरोन जो है ये मॉडरेटर के रूप में काम में ले सकते हैं, मंदक के रूप में काम में ले सकते हैं, कूलेंट के रूप में काम में ले सकते हैं, लेकिन ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। और जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें ACSR चालक तार का उपयोग करते हैं। जिसका पूरा नाम क्या है, ये सवाल पूछा, तो ACSR तार का पूरा नाम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। तो बस दोस्तों, ये थे आज के इस वीडियो में क्वेश्चन। अब इसके 25 क्वेश्चन और है, तो इसका एक वीडियो आपको और दे दिया जाएगा जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाएंगे। यानी आज की इस वीडियो में अपन ने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कि बहुत होते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।